आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। नमस्कार, मैं हूं पूनम कौशल, लेकर हाजिर हूं 14 जुलाई का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर। सबसे पहले हेडलाइंस। राजस्थान में कांग्रेस ने पायलट के पर कतरे, डिप्टी सीएम और अध्यक्ष पद से हटाया। सचिन पायलट राजस्थान के युवाओं की उम्मीद ही नहीं थे। राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जर समुदाय की भी एक उम्मीद थे। बिहार में फिर लगेगा लॉकडाउन, दिल्ली में कोरोना के मामलों में आई गिरावट। इसका एक कारण ये भी है कि नेशनल कैपिटल में 2000 से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं 2 दिन में। ईरान ने चाबहार रेल परियोजना से भारत को किया अलग, चीन के आया करीब। हमारे लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है चाबहार में। और कार्यक्रम में आगे आपको बताएंगे क्यों भारत के खिलाफ बोल रहे हैं नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली। लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। राजस्थान मंत्रिमंडल से सचिन पायलट और उनके 2 करीबी मंत्री विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बर्खास्त किया गया है। राजस्थान में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सचिन पायलट के स्थान पर कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। राजस्थान में पुलिस ने उन इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया है जहां ज्यादा गुर्जर रहते हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने मंत्रिमंडल में किए गए बदलाव पर अपनी स्वीकृति दे दी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 9 लाख से अधिक हो गई है। पश्चिम बंगाल के हेमताबाद सीट से बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रे की मौत की जांच सीआईडी के हवाले कर दी गई है। सीबीएसई के 10वीं बोर्ड के नतीजे कल घोषित किए जाएंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कोरोना वायरस और भयावह हो सकता है। मुकेश अंबानी दुनिया के 6ठे अमीर बन गए हैं। लोगों का पसंदीदा टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 22 जुलाई से फिर से लौट रहा है और मौसम विभाग ने मुंबई, हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो पर शाम का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर और मैं हूं आपके साथ पूनम कौशल। अगले आधे घंटे में हम समझेंगे राजस्थान में सियासी संकट के पीछे क्या है कास्ट पॉलिटिक्स, जानेंगे दिल्ली में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कैसे मिल रही है कामयाबी और बात करेंगे भारत ईरान के रिश्तों के बीच आए चीन की। लेकिन सबसे पहले विश्लेषण आज की सबसे बड़ी खबर का। राजस्थान में जारी सियासी संकट में आज सचिन पायलट की बलि चढ़ गई। जन्म से कांग्रेसी और राजस्थान में पार्टी को सत्ता में लाने में अहम भूमिका निभाने वाले सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया है। सचिन के करीब 3 और मंत्रियों को भी पद से हटा दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी ने मजबूरी में अपने 3 साथियों को हटाया है। खुशी किसी को नहीं है। वहीं सचिन ने ट्विटर पर लिखा है कि जीत सत्य की ही होती है। इस सबके बीच कई सवाल हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि सचिन पायलट का अगला सियासी कदम क्या होगा। क्या बीजेपी में उनके लिए जगह बन पाएगी? इन बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के पीछे कास्ट पॉलिटिक्स भी है। यही समझने के लिए मैंने बात की राजस्थान की राजनीति को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन जी से, जो दैनिक भास्कर में संपादक भी हैं। और सबसे पहले मैंने उनसे यही पूछा कि गुज्जर समुदाय में क्या हलचल है। सचिन पायलट राजस्थान के युवाओं की उम्मीद ही नहीं थे। राजस्थान में सचिन पायलट गुर्जर समुदाय की भी एक उम्मीद थे और गुर्जर समुदाय का एक संभ्रांत चेहरा थे। राजस्थान में सचिन पायलट ने हालांकि गुर्जर समुदाय की राजनीति नहीं की, उन्होंने सभी समुदायों के बीच जाकर अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह के हालात बने और जिस तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं जागी और पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से राजस्थान सरकार ने राजस्थान की पुलिस ने उन्हें नोटिस भेजा, उसके बाद उनकी नाराज़गी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पहले भी काफ़ी प्रतिद्वंद्विता रख रहे थे और इनके समय समय पर दोनों के राजनीतिक जो प्रतिद्वंद्विता है वो लगातार सामने आ रही थी, एक दूसरे की असहिष्णुता सामने आ रही थी। लेकिन तब भी केंद्रीय जो नेतृत्व है, कांग्रेस का हाईकमान है, उसने इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और उसने लगातार इस बात को नज़रअंदाज किया, जिसकी परिणति इस रूप में हुई। त्रिभुवन जी, इसका जातिगत एंगल क्या है वो समझाइए। अगर हम इसके
जातिगत एंगल की बात करें तो बहुत साफ है कि गुर्जर समुदाय एक बहुत व्यापक समुदाय है जिसकी राजस्थान की 30 से 35 सीटों पर जो है वोट की दृष्टि से असर है। राजस्थान का गुर्जर समुदाय हर बार कम से कम 8, 10, 12 एमएलए भी राजस्थान विधानसभा को देता है। इस बार संभवतः कुल 8 गुर्जर विधायक हैं और वो सभी कांग्रेस से हैं। तो जाहिर है कि गुर्जर समुदाय ने सचिन पायलट को देखते हुए ही उनके पक्ष में वोट किया था। तो जो ये हालात हैं ये कांग्रेस के भी ध्यान में हैं। गुर्जर समुदाय के जितने विधायक हैं उसमें से ज़्यादातर विधायक जो है अशोक गहलोत के पक्ष में हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि सचिन पायलट को हटाने के वजह से गुर्जर समुदाय की नाराज़गी को कांग्रेस ने भी ध्यान में रखा है और इस जातिगत संतुलन साधने के लिए उसने शेखावाटी से आने वाले गोविंद सिंह डोटासरा को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, उसकी कमान सौंपी है। तो एक गुर्जर को हटा करके एक जाट को सामने लाने की सबसे बड़ी वजह यह है। इससे पहले एक आदिवासी रघुवीर मीणा को अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा थी। अब हो सकता है इसका असर ये भी कांग्रेस के सामने आए कि गुर्जर भी नाराज हो जाएं और मीणा भी नाराज हो जाएं। हो सकता है जाट जो है थोड़ा बहुत खुश हों। त्रिभुवन जी, बीजेपी ने अभी तक पॉलिटिकल गेम में अपने पत्ते नहीं खोले हैं। क्या बीजेपी में सचिन पायलट के लिए जगह बन पाएगी? अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपने पत्ते नहीं खोले हैं। भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं पर बहुत शुरू से बहुत चुप रह कर के और बहुत गंभीरता से अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। वह ये देख रही है कि कांग्रेस अपने जख्मों को किस तरह रफू कर रही है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो हाईकमान इतना कमज़ोर हो गया है कि वह राजस्थान के 2 नेताओं के बीच में सुलह नहीं करवा पा रहा है और न वो 2 नेता आपस में एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता दिखा पा रहे हैं। और राजस्थान के सरकार बने सिर्फ 1.5 साल हुआ है और इस 1.5 साल में इतना विकराल संकट राजस्थान में कभी किसी कांग्रेस सरकार ने पिछले कुछ 15, 20, 25 साल में ऐसा कभी नहीं देखा है। तो जो राजस्थान की बीजेपी है उसके लिए तो यह बहुत जीत की बात है, क्योंकि कांग्रेस का कमज़ोर होना और कांग्रेस के एक भविष्य के बहुत ऊर्जावान चेहरे का इस तरह से बाहर हो जाना बीजेपी की एक बड़ी विजय है। तो और ये कांग्रेस के लिए बहुत खराब बात है, कांग्रेस के आने वाले चुनावों के लिए भी, और कांग्रेस के इस समय जब कांग्रेस झंझावातों का सामना कर रही है और राजस्थान के जिलों में अगर हम देखें तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब है। त्रिभुवन जी, सचिन पायलट की लंबी राजनीतिक विरासत है। उनके पिता कांग्रेस का प्रमुख चेहरा थे, गांधी परिवार के बेहद करीबी थे। क्या पायलट के कांग्रेस से जाने को ये भी कहा जा सकता है कि गांधी परिवार की पकड़ जो है वो पहले से कुछ कमजोर हो रही है? कांग्रेस में गांधी परिवार की पकड़ वाकई में कमज़ोर हो रही है। न केवल गांधी परिवार की पकड़ कमज़ोर हो रही है बल्कि कांग्रेस हाईकमान में कोई ऐसा नेता नहीं है जो ओल्ड गार्ड्स और जो नए नेतृत्व के जो लोग उभरे हैं उनके बीच में कोई समन्वय स्थापित कर सके, उनके बीच में कोई तारतम्य ला सके। ये स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है और सचिन पायलट के बाहर होने से पहले मध्य प्रदेश में ऐसा ही घटनाक्रम हो चुका है। त्रिभुवन जी, कांग्रेस के ऊर्जावान चेहरे ही अगर कांग्रेस में नहीं रहेंगे तो इसका भविष्य क्या होगा फिर? हम जिस तरह की स्थिति राजस्थान में देख रहे हैं उससे ये लगता है कि राजस्थान में वर्तमान जो है वो कांग्रेस के भविष्य को बेहतर नहीं बना रहा है और जो कांग्रेस का भविष्य है उसे राजस्थान के कांग्रेस के वर्तमान से बहुत असहिष्णुता है। तो ये जो एक स्थिति आ गई है, मुझे लगता है कि इस स्थिति के लिए सचिन पायलट या अशोक गहलोत से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार जो है कांग्रेस के जो हाईकमान के जो लोग हैं या जो राहुल गांधी हैं वो जिम्मेदार हैं। क्योंकि सचिन पायलट जिस समय राजस्थान भेजे गए थे उस समय कांग्रेस की कमान जो है राहुल गांधी के हाथ में थी और राहुल गांधी ने सचिन पायलट को ये भरोसा दिलाया कि वो राजस्थान में 5 साल अध्यक्ष रहें, कांग्रेस को 21 सीटों पर जो कांग्रेस आ चुकी है उसे फिर से सत्ता में लाएं और वो अगर सत्ता में आएगी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी की गलती ये रही कि सचिन पायलट को जिस समय ये सपने सौंपे गए, जिस समय ये उम्मीदें उनको दी गई, उस समय उन्होंने इस
सच्चाई को भुला दिया कि राजस्थान में अशोक गहलोत जैसा एक बहुत बड़ा नेता मौजूद है और उनसे पार पाना कोई बहुत आसान काम नहीं है। त्रिभुवन जी, क्या लगता है आपको सचिन पायलट के जो आज के हालात हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ये जो सचिन पायलट को जिस तरह से फंसाया गया या सचिन पायलट के सामने जिस तरह के हालात पैदा किए गए, उसमें अशोक गहलोत से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार मुझे लगता है राहुल गांधी हैं, क्योंकि राहुल गांधी उस समय अशोक गहलोत के खिलाफ थे और वो सचिन पायलट के समर्थन में थे। लेकिन बाद में हालात बदलते चले गए और राहुल गांधी की मानसिकता भी बदली और अब राहुल गांधी जो है कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ चुके हैं और कांग्रेस जो है ओल्ड गार्ड्स के एक तरह से हाथ में है। दिखावटी तौर के ऊपर जो एक चेहरे के तौर पे सोनिया गांधी दिखाई देती हैं। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस में गांधी परिवार की पकड़ काफ़ी कमज़ोर हो गई है और कांग्रेस जो है अब ओल्ड गार्ड्स के भरोसे है और उसमें जिसका जैसे वर्चस्व चल रहा है वह चल रहा है। त्रिभुवन जी, अब आखिर में मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि इस सियासी बवंडर में गहलोत अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या नहीं, आपको क्या लगता है? गहलोत को राजस्थान में राजनीति का जादूगर कहा जाता है, लेकिन इस जादूगर को पहली बार इतनी तगड़ी चुनौती सचिन पायलट से मिली है। गहलोत तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। वे जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब भी उनके सामने चुनौती थी, लेकिन उन चुनौतियों को उन्होंने बहुत हंसते खेलते बहुत आसानी से निपटाया। उनके सामने दूसरी बार सीपी जोशी ने चुनौती दी, लेकिन सीपी जोशी को भी उन्होंने धराशायी कर दिया और आज सीपी जोशी राजस्थान की राजनीति में हाशिए पर होने के लिए विवश हैं। उसकी वजह अशोक गहलोत की जो जादूगरी कहें या अशोक गहलोत की राजनीति का जो अंदाज है वो कहें, और अब सचिन पायलट का भी बाहर हो जाना उसी का ही परिणाम है। लेकिन अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचा पाते हैं तो वो वाकई राजस्थान की राजनीति के जादूगर होंगे, वरना यही कहा जाएगा कि उनके सामने जो लोग अब तक जो लड़े, जो 2 बार या जिन अपने विद्रोहियों को निपटाया, वो एक महज सियासी संयोग था, राजनीतिक संयोग था। और गहलोत की कुर्सी का बच पाना, मुझे उसके आसार अगर वर्तमान जो हालात हैं, जो सामने दिखाई दे रहा है, जो राजनीति के जो समीकरण हमारे सामने हैं, उसे देखें तो बहुत कम संभावना लगती है। हो सकता है वो अभी एक बार की अपनी सरकार को बचा लें, लेकिन अगले 3.5 साल तक इस सरकार को बचा पाना बहुत मुमकिन नहीं लगता। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार त्रिभुवन, जो दैनिक भास्कर में संपादक हैं। और इस पूरे सियासी ड्रामे पर राजस्थान के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, यही समझा हमारी सहयोगी माधुरी उपाध्याय ने। प्रदेश में सियासी गलियारों में तो आज गर्मी रही ही हलचल देखने को मिलती रही, लेकिन वहीं आम लोगों के मन में भी बहुत सारी उथल पुथल है। और क्या विचार उनके मन में आ रहे हैं, ये जानने के लिए हमने कुछ लोगों से बात की। आइए सुनते हैं राजस्थान के ही गंगापुर सिटी के रहने वाले हनुमंत उपाध्याय क्या कहते हैं। अभी तो कुछ भी कह पाना मुश्किल है, कुछ भी हो सकता है, सचिन पायलट के फैसले पर निर्भर करता है। पर अभी की ताज़ा अनुमान को अगर देखें तो शायद अभी तो कुछ दिन गहलोत साहब मुख्यमंत्री बने रहेंगे, बाकी तो आगे क्या होता है। और आइए अब आपको सुनाते हैं कि जयपुर की रहने वाली प्रज्ञा मिश्रा का इस पर क्या कहना है। कम से कम प्रदेश की सरकार को इस समय पर ये नहीं करना चाहिए। प्रदेश की जनता कोरोना के कारण वैसे ही परेशान है। अशोक गहलोत हों या सचिन पायलट हों, मिलकर के चलना चाहिए। प्रदेश की जनता के बारे में सोचना चाहिए। और अब आपको सुनाते हैं जोधपुर के रहने वाले अनिमेश जोशी का इस पर क्या कहना है। जी, सरकार गिराने की अटकलें तो काफी समय से 2-3 दिन से राजस्थान राजनीतिक माहौल में छाई हुई है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस तरह से कुछ हो पाएगा। अशोक गहलोत का 40 साल से भी लंबा अनुभव है। सचिन पायलट ने जो ये काम किया है, ये मुझे नहीं लगता उनका समझदारी बड़ा निर्णय रहा है। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की।
9 लाख से अधिक मामलों के साथ भारत इस समय दुनिया के सबसे संक्रमित देशों की सूची में तीसरे नंबर पर है। हाल के दिनों में भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों की रफ्तार बढ़ी है, जिसे देखते हुए कई क्षेत्रों में फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। बेंगलुरु में आज शाम 8 बजे से 22 जुलाई सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। वहीं बिहार में 16 जुलाई से 31 जुलाई के बीच लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसी बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की तादाद बढ़ रही है और कोरोना से मरने वालों का प्रतिशत भी गिर रहा है। अभी भारत में 63% से अधिक लोग ठीक हुए हैं और कुल संक्रमितों में से 2.3% की मौत हुई है। इसी बीच अच्छी खबर दिल्ली से है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट देखी जा रही है। एक समय दिल्ली में रोजाना 3000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे। अभी ये तादाद 1200 से 1300 के करीब है। तो क्या ये माना जाए कि दिल्ली में हालात सुधर रहे हैं? यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता मिलन शर्मा से, जो कोरोना के शुरुआती दिनों से ही दिल्ली में रिपोर्टिंग कर रही हैं। मिलन, सबसे पहले तो मैं आपसे यही समझना चाहूंगी कि क्या दिल्ली में हालात बेहतर हो रहे हैं? दिल्ली में पहले से कोरोना वायरस के हालातों को देखकर इस वक्त हालात बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। इसका एक कारण ये भी है कि नेशनल कैपिटल में 2000 से कम केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं 2 दिन में, और 1500 फ्रेश केसेस डिटेक्ट किए गए हैं पिछले 24 घंटे में। लेकिन जो पॉजिटिविटी है वो गिरी है, और यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो मॉर्टेलिटी है, लोगों की मौतें हो जाती है कोरोना वायरस से, वो भी कम हुई है। अब माना जा रहा है कि इसका एक मूल कारण ये है कि दिल्ली ने अपनी टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली लगातार अपनी टेस्टिंग कैपेसिटी इंक्रीज करता जा रहा है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली ने 9400 से ज़्यादा RT-PCR टेस्ट भी किए हैं और 11700 से ज़्यादा रैपिड एंटीजन टेस्ट भी दिल्ली कर रहा है। तो दिल्ली एकमात्र एक स्टेट है, राज्य है, जो एंटीजन टेस्ट को बहुत ही बड़ी तादाद पर यूज़ कर रहा है। और इससे देखा जा रहा है कि जहाँ कंटेनमेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेस्टिंग होने की वजह से अब लोगों को आइसोलेट करने में दिल्ली सरकार को आसानी हो रही है। मिलन, आप संक्रमण के शुरुआती दिनों से ही रिपोर्टिंग कर रही हैं। क्या बदलाव आपने अभी तक देखे, ये बताएं। पिछले महीने तक दिल्ली हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में स्थिति बहुत ही भयानक हो चुकी है, जहां पर लोगों को कोरोना वायरस से जो संक्रमित थे उनको एक बेड भी नहीं मिल रहा था अस्पताल में। और सरकार ने जवाब दिया था कि हम अपनी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो काफ़ी हद तक दिल्ली सरकार ने अब बहुत सारे बेड्स भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा रेलवेज़ के जो कोविड सेंटर कोचेज़ हैं उनका भी उपयोग अब शुरू हो गया है। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, दिल्ली में लोगों को होम आइसोलेशन की गाइडलाइन के तहत ऑक्सीमीटर्स भी दिए जा रहे हैं ताकि वो अपना ऑक्सीजन लेवल लगातार चेक करते रहें। और पूनम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जो केंद्र सरकार है, जब वो इस बीच दिल्ली का निरीक्षण करने लगी तो उन्होंने देखा कि क्या क्या चीज़ों की कमी थी। तो ये 1-2 सरकारें, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसमें काम जब उन्होंने शुरू किया 1 महीने पहले, तो अब ये नतीजा सामने आ रहा है कि दिल्ली के जो बढ़ते हुए मामले थे वो कई हद तक कम हो गए हैं। बट मैं ये भी बता दूं आपको पूनम कि दिल्ली राज्य मंत्री जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ये कहा है कि हमें लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं लेकिन कोरोना वायरस का संक्रमण देश भर में तो अभी भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 8 लाख से ऊपर केसेस हम देख रहे हैं। तो जहां तक दिल्ली का सवाल है, वहां केसेस कम हुए हैं लेकिन लापरवाही बरतने का अभी कोई भी स्कोप चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं रखना चाहिए। ये थी आज तक संवाददाता मिलन शर्मा, जो दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दे रही थी।
और अब बात नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की, जो हाल के दिनों में भारत विरोधी बयानों के कारण चर्चा में हैं। भारत के साथ विवाद के बीच ओली ने भगवान राम पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था और भारत की अयोध्या नकली अयोध्या है। केपी शर्मा ओली के इस बयान पर भारत में कड़ी प्रतिक्रियाएं आई हैं और उनकी तीखी आलोचना हो रही है। लेकिन इसी बीच सवाल ये भी उठा है कि भारत के साथ गहरा रिश्ता रखने वाला नेपाल अब विरोध के स्वर क्यों अपना रहा है और इन बयानों के पीछे ओली की मंशा क्या है। यही समझने के लिए मैंने बात की आज तक संवाददाता सुजीत झा से, जो नेपाल की राजनीति पर नजदीकी नजर रखते हैं। सुजीत, सबसे पहले तो हमें यही समझाएं कि ओली के स्वर इतने बदले हुए क्यों हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भगवान राम पर बयान देकर कोई मजाक नहीं किया है या किसी अज्ञानता की वजह से ऐसी बात नहीं कही है। ये वामपंथी दलों और उनके नेताओं के बौद्धिक आतंकवाद का एक हिस्सा है। बहुत सोच समझकर और उपयुक्त समय पर ये पासा कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा फेंका गया है। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का यह हिडन एजेंडा ही नहीं बल्कि ओपन सीक्रेट है कि वह भारत और नेपाल के बीच रहे हर तरह के संबंधों को तहस नहस कर नेपाल की आम जनता को भारत के साथ अलग थलग करने की कोशिश में है और लगातार इसके लिए प्रयास भी कर रहा है। हम पीछे अगर देखेंगे तो नक्शा विवाद हुआ, उससे दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी। नागरिकता विवाद के जरिए सामाजिक रूप से भारत और नेपाल को अलग करने की कोशिश की गई, जिसमें कहा गया कि भारत की बेटी अगर नेपाल में ब्याही जाती है तो उसे 7 वर्षों के बाद नागरिकता मिलेगी और कई अधिकारों से वो वंचित भी रहेगी। और अब ये भगवान राम पर बयान देना ये जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं चीन इसके पीछे है और चीन ये जानता है कि जब तक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से भारत और नेपाल अलग नहीं होंगे, नेपाल उसके करीब नहीं जा सकता है। तो उसी एजेंडे पर, यानी कि चीन के एजेंडे पर नेपाल पूरी तरह से चल रहा है। सुजीत, ये समझाएं कि वहां पर लोगों का क्या कहना है, लोगों की प्रतिक्रिया क्या है इसको लेकर। नेपाल के लोग भी ओली के इस बयान को हास्यास्पद बता रहे हैं, क्योंकि तमाम लोगों को जनकपुर नेपाल में है जहां पर अयोध्या से बारात आई थी और हर साल बारात आती है। विवाह पंचमी को अयोध्या से बारात आती है, जनकपुर जाती है। माता सीता का विवाह हुआ था उनका वहाँ। वाल्मीकि आश्रम वो भी नेपाल में है जहाँ लौ और कुश ने जन्म लिया था। ओली ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ भगवान राम का स्थान नहीं है, बल्कि थूरी के पास नेपाल में एक कोई अयोध्यापुरी है, वहाँ पे भगवान राम ने जन्म लिया था और उनकी शादी हुई थी माता सीता से। सुजीत, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि नेपाल और भारत के बीच रोटी बेटी का रिश्ता है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता, लेकिन अब लग रहा है कि नेपाल को इस रिश्ते की बहुत ज्यादा परवाह है नहीं। कूटनीति संबंध को खत्म करने के साथ साथ सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध भी खत्म करने की मंशा रखते हैं केपी शर्मा ओली, और इसलिए इस तरह की बात की जा रही है। आज स्थिति ये है कि भारत से कोई नेपाल में नहीं जा सकता है, पूरी सीमाएं सील कर दी गई हैं। ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं थी। ये कोरोना को देखकर पहले कोरोना की वजह से पहले सील किया गया, लेकिन अब इसके पीछे का एजेंडा सामने आ रहा है कि केपी शर्मा ओली के मन में क्या है। वो भारत और नेपाल के नागरिकों के बीच दूरी बढ़ाना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने सीमाएं पूरी तरह से सील कर रखी है, जिसकी वजह से लोग आ जा नहीं रहे हैं। जानकारी दे रहे थे आज तक संवाददाता सुजीत झा। और अब बात ईरान से आई उस खबर की जिसे भारत के लिए झटका माना जा रहा है। दरअसल ईरान ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान सीमा पर जाहिदान तक भारत की साझेदारी में बनने वाली रेल परियोजना से भारत को बाहर कर दिया है। ईरान ने ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब उसने चीन के साथ 400 अरब डॉलर की रणनीतिक निवेश के समझौते किए हैं। ईरान भारत का दोस्त रहा है, लेकिन अब वैश्विक राजनीति के समीकरण बदल रहे हैं और कहीं ना कहीं भारत ईरान के दुश्मन नंबर 1 अमेरिका के नजदीक जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि ईरान और चीन के करीब आने के भारत के लिए क्या मायने हैं। यही समझने के लिए मैंने बात की मध्य पूर्व मामलों के विशेषज्ञ और दिल्ली की जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर AK पाशा से।
देखिए, ईरान ने भारत को बाहर नहीं किया है, लेकिन हमारी कोताही की वजह से, हमारे लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से वो धीरे धीरे वो समझ रहे हैं कि इंडिया इतना इंटरेस्टेड नहीं है चाबहार में, और जो वहाँ का आसपास जो पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में हमने जो वादा किया था रेल पटरी बिछाने का अफगानिस्तान जिलान से आगे तक, उसमें कुछ पेशरफ नहीं हुई है। तो पिछले कई सालों से, बल्कि 4 साल से ज्यादा हो गया अरसा, जो इरकॉन ने एग्रीमेंट साइन करके वहाँ जाहिदान के थ्रू दिलारांज की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ इसको पटरी बिछाना था, तो वो सबर करके थक गए हैं। इंडिया का रवैया जो है, कभी इंटरेस्ट लेते हैं, बाद में 2 कदम पीछे हट जाते हैं। तो इससे जो है हमारा ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। ये चाबहार पे भी यही हुआ, 2003 से बात होती आ रही थी, लेकिन आयतुल्ला बेहिश्ती का जो टर्मिनल हमें दिए थे वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाए। तो वो अभी तक है हमारे ही हाथ में एक टर्मिनल, लेकिन जो आसपास का डेवलपमेंट जो ईरान चाहता था जिस तेजी से होना है, उसमें ईरान काफी दिलचस्पी बताई और वो आगे बढ़ के वो चाबहार ही नहीं लेकिन पूरे ईरान और चीन के साथ 25 साल का मुआहदा बहुत ही अहम है, इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस में बहुत काफी गंभीर नताइज होने वाले हैं। क्योंकि चीन पाकिस्तान से मिलके और अफगानिस्तान से मिलके ईरान पे अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला है कि कई सालों तक, बल्कि कई सदियों तक भारत ईरान से और इस पूरे क्षेत्र से जो सेंट्रल एशिया से हमें लिंक करना था, वो धीरे धीरे अलग थलग हो जाएगा। और ईरान के ऊपर जैसा कि आप जानते हैं, अमेरिका के सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस कड़े होते जा रहे हैं और इजराइल के साथ मिलके उनकी आर्थिक टारगेट्स पे न्यूक्लियर रिएक्टर और गैस पाइपलाइंस और रिफाइनरीज पे धीरे धीरे हमले होके उनको बर्बाद करना चाहते हैं। तो ये चीन और ईरान करीब होते आ रहे हैं, जैसा रशिया और ईरान नजदीक होते आ रहे हैं। मैं आपसे यही समझना चाह रही थी कि इसके भारत के लिए क्या मायने हैं, जिस तरह से ईरान और चीन करीब आ रहे हैं। भारत के ऊपर ये काफी गंभीर नताइज होने वाले हैं। एक तो जो हम ईरान से गैस लेना चाहते थे, उस पे काफी असर होगा। इमीडिएटली चाबहार के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन 2-3 साल में अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो उससे भी हमें हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि चीन चाबहार को और ग्वादर को मिलाना चाहता है और दोनों को टर्मिनल यूज करके अपने बेल्ट और रोड इनिशिएटिव BRI जिसको कहते हैं, उसमें लिंक करना चाहता है पाकिस्तान और ईरान को, और ये दोनों बंदरगाहों को मिला के। एक तो ये हुआ। दूसरा, गैस जो हम कई सालों से ईरान से निर्यात करना चाहता है, उस पर भी असर होगा। और चीन और ईरान का ये सबसे बड़ा असर ये होगा कि चीन पहले से ही ईरान और पाकिस्तान को इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफी कुछ प्रॉमिस किया है, पेट्रोकेमिकल से लेके रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सभी में। तो ये दोनों को मिला के ईरान और पाकिस्तान आगे चल के अफगानिस्तान को भी अपने चपेट में लेंगे और भारत को अलग थलग करेंगे। तो ये पूरा क्षेत्र वेस्ट एशिया जो सेंट्रल एशिया से मिलता है, पूरा चाइना की पकड़ में रेलवेज के थ्रू, रोड्स के थ्रू, पोर्ट्स के थ्रू और इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए इन तीनों को एक कॉमन मार्केट की तरह वो सेंट्रल एशिया से मिला के इंडिया को वहां से धीरे धीरे ढकलना चाहते हैं। जी आफ्ताब जी, मैं यहाँ पर अमेरिका का जिक्र भी करना चाहूंगी, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं इस बैकग्राउंड में अमेरिका भी है जिसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिए और जो इन दिनों चीन का खुलकर विरोध कर रहा है और भारत के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि इस समय भारत की विदेश नीति पर अमेरिका का प्रभाव भी बढ़ रहा है? अमेरिका पहले से ही इन्फ्लुएंस भारत पे बढ़ाना चाहता था, लेकिन हम ये उम्मीद करके अमेरिका के नजदीक गए कि अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस पाकिस्तान पे डाल के वहाँ आतंकवाद और कश्मीर के मसले में हमारा साथ देगा और अफगानिस्तान के मसले में भी भारत को
शामिल करके वहाँ जो तालिबान के साथ या जो भी पीस शांति की प्रक्रिया जो हो रही है उसमें शामिल किया जाएगा। लेकिन ट्रंप और अमेरिका सिर्फ बातें करते रहे और इंडिया भारत अलग थलग हो गया। तो ये थे JNU में प्रोफेसर AK पाशा। तो दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। आप हमें गूगल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई और जियो सावन के अलावा और भी कई ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अपना फीडबैक आप हमें radio@aajtak.com पर जरूर भेजें। फिलहाल मुझे और साउंड पर मेरे साथी सचिन द्विवेदी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।